जो यंगस्टर्स इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं इसमें, वो क्या करें? सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अच्छा ट्रांसफॉर्म करें, नेचुरल ट्रांसफॉर्म करें, सीखें। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि वो ट्रेनर हायर करते हैं। कभी महसूस हुआ कि आपने गलत फील्ड का इंतखाब किया? मुझे मज़ा आता है इस चीज़ का, मतलब एक तो अपनी फिटनेस का, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं वो सब फिट हो जाएं। कभी आपने इस तरह की वीडियो देखी है कि कोई बड़े पेट वाला बंदा आके कह रहा हो कि अपना 20 दिन में वजन कम करे? आज तक किसी का भी मैंने होते हुए नहीं देखा उसको 15 दिन या 20 दिन में। तो लाजिम तो नहीं है कि एक बंदा जो है वो अच्छा ट्रेनर बन गया तो अब वो सेल्स पर्सन भी हो। आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं ना, तो आप 20% ट्रेनर हैं और 80% सेल्समैन है। जब आप उसको कंसल्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो क्लाइंट आपके साथ आगे कंटिन्यू ही नहीं करेगा। वो सेल्समैन बनना ज़रूरी है और वो सीखना पड़ता है, उसके बगैर तो फिर आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खालिद और आप देख रहे हैं नोमान खालिद इनसाइट्स। किसी भी इलाके, किसी भी माशरे, किसी भी शहर, किसी भी गांव के लोगों की सेहत का जायज़ा लेना हो तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप वहाँ के पार्क्स में जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग वॉक करते हैं, कितने नौजवान खेल कूद में हिस्सा लेते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ के निकलो तो सड़कों पे सन्नाटा होता है, और पार्क्स में जाओ तो इतने लोग होते हैं कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, बीमारी से पहले इलाज की तरफ नहीं जाते। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, अपनी खुराक ठीक रखते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। मगर अब ये रुझान बढ़ता भी जा रहा है। पहले बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते थे, अब काफ़ी लोग हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं। आपको जिम में जाएं तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे, काफ़ी रश भी नज़र आएगा। तो ऐसे सूरत में हमारे लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे नौजवानों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जिम ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि नए नौजवान इसमें आ सकते हैं और लोगों को सेहत के बारे में गाइडलाइन दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमाद साहब, जो कि एक लंबे अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग लोगों को देते हैं जिम में। हम इनसे पूछेंगे कि ये शोबा कैसा है और नए लोग इसमें आना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या क्या मौके मौजूद हैं। अमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का। जो वेलकम। अमाद साहब, ये बताएं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पहलवान का बेटा पहलवान, तो आपके वालिद साहब भी फिटनेस ट्रेनर थे? नहीं नहीं, वो फिटनेस ट्रेनर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ये अकेला ही हूँ जो इस तरफ चल पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि आप इस फील्ड में आ गए? बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं पहले ट्रेनिंग में आने से पहले अपना वर्कआउट वगैरह किया करता था। कुछ मेडिकल इश्यूज़ मेरे साथ अपने चल रहे थे, जैसे यूरिक एसिड मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो मैंने फिर जिम जॉइन किया, एक्सरसाइज वगैरह करता था। 2-3 साल मुझे एक्सरसाइज करते हुए हो गए थे। तो एक दिन वैसे ही एक रैंडम लड़का था जिम में, उसने कहा कि सर मैं आपके साथ वर्कआउट करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार, उसको मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने बोल दिया कि आप, मैं तो चार्ज करता हूँ इस चीज़ के। तो उसने कहा सर ठीक है, मैं आपको पे करता हूँ, आप मुझे ट्रेन करवाएं। तो उस दिन से जो है बस ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि आप हादसाती तौर पे इस फील्ड में आए। मैं वाक़तन हादसाती तौर पे इस फील्ड में आया। तो कभी महसूस हुआ कि आपने गलत फील्ड का इंतखाब किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा ये पैशन है। अब वो आया, मैं इस फील्ड में जिस तरह हूँ वो एक हादसा था, लेकिन अब मुझे इस तरह लगता है कि मेरा ये नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं है। वजह क्या है कि पैशन क्यों है? मुझे मज़ा आता है इस चीज़ का, मतलब एक तो अपनी फ़िटनेस का, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे इर्द-गिर्द हैं वो सब फिट हो जाएँ। इस फील्ड के बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं, करते क्या है सारा दिन? सारा दिन सबसे पहले तो देखें, वीकेंड्स की बात करते हैं तो वीकेंड पे तो सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान जो है वो बनाया जाता है। फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर अगले 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, जो मैं उनको एग्जीक्यूट करवाता हूँ उस प्लान को। बस सारा दिन यही होता है, बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ उनकी काउंसलिंग भी हो रही होती है, साथ उनको एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। तो आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप उसको बता देते हैं कि आज आपने ये एक्सरसाइज करनी है, या साथ होके काम करो? नहीं, साथ ऊपर सर पे खड़े होकर करवाना पड़ता है। उससे पहले भी मैं बता भी देता हूँ कि हमने आज ये मसल ट्रेन करना है और ये एक्सरसाइजेज ट्रेन करनी है।
लेकिन उसमें होता ये है कि उसके सर पे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, उसको बताएंगे नहीं खड़े होके, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको एक्सरसाइज करते करते चीट कर जाता है, रैप्स में चीट कर जाता है। ठीक है, अगर हाँ, मतलब वो अपने अगर 15 रैप्स आपने उसको बोले हैं तो वो 10 करके या 12 करके कहेगा मेरे 15 हो गए हैं। तो अक्सर ये होता है, तो वो पकड़ा जाता है जब आप उसके सर पे खड़े होते हैं। उसको लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ काउंट कर रहा होता हूँ। तो वो चीट आपको कर रहा होता है या अपने आप को कर अपने रहा आप को कर रहा है ना, उसमें मुझे तो चीट नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि वो ये समझता है कि मैं अगर ये करके जल्दी जान छुड़ा लूँगा तो मेरी जो है इनको पता नहीं लगेगा। लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो रिजल्ट उसी के ख़राब हो रहे हैं। जिस गोल पे वो निकला हुआ है, जिस गोल को वो अचीव करना चाह रहा है, वो तो अचीव नहीं कर पाएगा। तो आपका मकसद उसके साथ अटैच रहने का ये है कि वो चीट ना करे या और भी कुछ है मकसद? मेरा बेसिकली जो मकसद है, मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ ट्रेन करना नहीं है उसको जिम के अंदर। मेरी पूरी लाइफ़स्टाइल उसका मैंने चेंज करना होता है क्लाइंट का। कब किस टाइम पे वो सो रहा है, किस टाइम पे वो जाग रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी मील्स क्या हैं, वो मील्स अपने टाइम पे ले रहा है, नहीं ले रहा है। इवन मैं तो ये क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप मुझे पिक्चर्स भी शेयर करें अपने मील्स की जो आप ले रहे हैं। इवन उसमें भी अक्सर लोग चीट कर जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट मुझे मिले थे इसमें, वो पिक्चर मुझे भेजते थे और वो खा कुछ और रहे थे, मुझे उनके साथ दोस्त नहीं बताया कि इन्होंने ये खाया। तो ये काम भी होता है। तो इतने ओबीडियंट होते हैं क्लाइंट के, वो सब कुछ आपकी मानते हैं? मान लेते हैं, 80% होते हैं जो मान लेते हैं। वो 20% वो कुछ होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन ये कि उनको जो थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा सा उनको काउंसल किया जाए, बताया जाए कि आपके गोल जो हैं वो लेट हो जाएगा, जो अगर आप 3 मंथ्स में अचीव करना चाहते हो वो 4 to 5 मंथ्स में चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाते हैं इस तरफ कि यार ठीक है, हम इस चीज़ को जो है ना कर लेते हैं। तो ये जो लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास आते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बल्की होते हैं या मिडल लेवल पे होते हैं? डिपेंड करता है सर, बल्कि भी आते हैं, नॉर्मल रेंज में भी आते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, जितना ज़्यादा वेट होगा उसी हिसाब से टाइम भी लगेगा। अगर हम देखें तो 1 से 1.5 केजी जो है वो पर मंथ आपका जाता है वेट। मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं उसको लेके चलता हूँ तो 1 से 1.5 किलो वेट कम होता है। वो भी बेसिकली वेट लॉस नहीं, वो फैट लॉस हो रहा होता है। लेकिन उसमें ये है कि वो इस वजह से कि आपका मसल भी तो ग्रो करे, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेन पे काम करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है वेट लॉस के लिए, तो उसको मैं सबसे पहले ये काउंसल करता हूँ कि वेट लॉस नहीं, फैट लॉस की तरफ जाएँ। वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें मतलब 6 से 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं एक अच्छी फिज़ीक में आने में। वेट पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी शेपिंग होती है। असल चीज़ ये है। तो वो जो यूट्यूब पे थंबनेल्स बने होते हैं कि 15 दिन में वेट कम करें, 15 दिन में अपना पेट कम करें, 20 दिन में कम करें, हुआ तो तो नहीं आप आज तो तक किसी कह को। रहे आज तक किसी का भी मैंने होते हुए नहीं देखा उसको 15 दिन या 20 दिन में। अब ये देखें, वो जो आके वीडियो बना रहे हैं उसके पीछे उन्होंने कितने साल लगाए हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, वो आके एक छोटी सी शॉर्ट या छोटा सा रील एक बना के 15 20 25 सेकंड की वो दे के चले जाते हैं। अब उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी क्लाइंट आता है, अक्सर होता है मेरे साथ कि सर ये देखें, ये एक्सरसाइज है, ये तो ये बता रहे हैं इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो बाज़ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये ऐसा नहीं होता, जो कहता है कि यार मुझे नहीं इसी तरह होता है, तो फिर आप उसको 15 दिन का टाइम दें और उसको करवाएं वो चीज़। उसके बाद जब इफ़ेक्ट उसका नहीं आएगा, उनको तो समझ आ जाएगी कि ये सही कह रहा था। तो कभी आपने इस तरह की वीडियो देखी है कि कोई बड़े पेट वाला बंदा आके कह रहा हो गया अपना 20 दिन में वज़न कम करे? कि वो लेकिन होता नहीं है ना, आके तो हर बंदा, मैं भी तो कह रहा हूँ कि बहुत मोस्टली क्लाइंट्स मुझसे ये बात करते हैं। इवन कल परसों की बात है, मुझे ये बात एक क्लाइंट ने बोली है कि सर ये उस दिन वो हम कह रहे थे चेस्ट प्रेस करवा रहा था मैं उसको, बेंच प्रेस। तो वो कहता है कि मैंने एक रील देखी, उसमें ये कहते हैं ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं है चेस्ट के लिए। ये जो सदियों से ये एक्सरसाइज बनी हुई है, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो पागल तो नहीं है। हर किसी का अपना स्टाइल है। एक आके कहता है कि ये एक्सरसाइज का ये वाला एंगल ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसको माने। बॉडी टू बॉडी भी वेरी करती है ये चीज़। किसी का मसल ज़्यादा स्टिफ होता है, किसी का मसल स्टिफ नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के जिसकी ज़्यादा होगी उसका तो प्रॉपर एंगल होगा। ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसको उसका मसल इजाज़त ही नहीं दे रहा इतना ज़्यादा डीप जाने की, तो फुल रेंज ऑफ मोशन वो नहीं कर सकता। तो हमने मसल को तो टारगेट करना है ना, तो हम हाफ रेंज में भी टारगेट कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो देख के आप सारी एक्सरसाइज की गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपने चेस्ट कैसे लगानी है, बैक कैसे लगानी है, सारे मसल्स की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं।
तो फिर ट्रेनर की ज़रूरत क्यों है? देखें, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो बल्कि ये बात करता हूँ, तकरीबन हर क्लाइंट को ये बात करता हूँ कि मेरा काम आपको एक्सरसाइज करवाना नहीं है, मेरा काम है आपका लाइफ़स्टाइल चेंज करना, ठीक है? आपको अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं फ़ोन करके, मैसेज करके बुलाता हूँ कि आप आएँ, आपने जिम आना है, डेली आना है, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ताकि उनको पता हो कि मेरा कोई बंदा वेट कर रहा है। जब वो आ जाएँगे जिम, वो तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर ही लेंगे। ठीक है, देखें अभी जितनी एडवांस लाइफ हो चुकी है हमारी, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालना अपने लिए ज़रूरी है। और वो उसके लिए आप जिम आते हैं, आप आएँ कुछ भी ना करें, आप बातें शातें करके चले जाएँ, घूम फिर के चले जाएँ, लेकिन निकालें अपने लिए टाइम। जिम में जो लोग आते हैं एक्सरसाइज करने, कितने परसेंट लोग हैं जो कि जिम ट्रेनर की सर्विसेज लेते हैं? अब अभी के हिसाब से बात करें तो अभी तो काफ़ी इस चीज़ की जो है ना अवेयरनेस लोगों को हो रही है कि ट्रेनर हायर करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये भी होती है कि एक तो जो मैंने पहले आपको ये बात बोली है कि कोई वेट कर रहा है, उनको मतलब उनको होता है कि यार कोई बंदा मेरा वेट कर रहा है, मैंने जाना है उसके पास, उससे जाके ट्रेन करना है। सेकेंडली जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले खुद से ट्रेन कर रहे थे, वो भी ट्रेनर हायर करना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए कि कुछ एंगल्स के इफेक्ट भी आता है, कुछ उनके रिज़ल्ट स्टॉप हो जाते हैं, उसके लिए भी वो हायर करते हैं कि यार मेरे जो रिज़ल्ट रुक गए हैं, वो ट्रेनर जो है वो आगे उसको ठीक करेगा, उन गोल्स को तो अचीव जिम करने में। ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है या कोई भी बंदा इस फील्ड को चूज़ कर सकता है? मेरे ख्याल से तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर पढ़ा लिखा ट्रेनर होगा तो वो अच्छे से क्लाइंट को काउंसल कर सकेगा, उसको पता होगा कि मैंने किस तरह बात करनी है, किस वे में बात करनी है। और उस पे से ये चीज़ होती है कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी होती हैं। तो खाली सुनने से वो चीज़ नहीं आती, आप पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप कर सकते हैं ना इस चीज़ को। तो पढ़ा लिखा क्या होना चाहिए? कोई इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेके आ जाए? देखिए इसके पीछे कोई वो मसला नहीं। मैंने खुद एमएससी इकोनॉमिक्स किया हुआ है और मैं अब जिम ट्रेनर हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो जिम ट्रेनर, और बड़े अच्छे ट्रेनर हैं हमारे पाकिस्तान के जाने माने। चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका अच्छा नहीं हुआ था कि वो जिम ट्रेनर बने? वो भी कर रहे हैं, साथ ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन इसमें ये है कि जो हमारी जिम से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं वो भी हैं, वो भी आपको करनी चाहिए, वो ज़रूरी है वो भी करना। लेकिन साथ साथ आपका कोई भी किसी भी फील्ड में आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है तो वो आपके काम ही आता है। मगर स्पेशल हेल्थ की एजुकेशन जो है अगर वो लेनी है, अब आपने एमएससी इकोनॉमिक्स की है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो हेल्थ की एजुकेशन कुछ कोर्सेज वगैरह करेगा, क्योंकि कैसे गाइड करेगा अपने क्लाइंट कोर्सेज को? बेसिकली इसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, वो आपको करने होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, वो आप अटेंड करें, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। आपको अपनी एक फ़िज़ीक एक ऐसी बिल्ड करें जिसको आप प्रेजेंट कर सकें कि अब क्लाइंट के आगे, लोगों के आगे, कि वो देख के आपसे पूछें कि आपने ये कैसे किया, ठीक है। जब तक आप खुद एक प्रेजेंटेबल लुक में नहीं होंगे तो आप किसी को कैसे गाइड करेंगे, जब तक उसकी रीज़न ये है कि आपने अपने ऊपर कोई चीज़ परफॉर्म की हुई है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी स्टडी भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलनी पड़ती हैं। इसमें तो कम से कम 1 साल लग जाएगा अपने आप को उस फॉर्म में लाने में। डेफिनेटली आप देखें, कोई भी आप स्टडी करते हैं उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी तो देते हैं ना, तो पहले पूरा साल गुजारने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली एग्ज़ाम है। कैरियर के मामले में हम बहुत जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश करते हैं ना कि आज जिम की ट्रेनिंग लो और आज से ही शुरू कर दो। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये बल्कि आप ये कह लें कि जब मैं इस तरफ आया था तो मुझे ये बहुत सारे क्वेश्चंस ये वाले सुनने को मिले थे। इवन टॉन्टिंग में भी मुझे बहुत दफ़ा मेरे सीनियर्स ने बोला था कि यार 6 महीने होते नहीं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर जिम ट्रेनर बन जाते हैं। अब उसके पीछे रीज़न यही होती है, उनके कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, कोई इस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन नहीं है आपके पास, और आप लेकिन फिर जब आप उनको बताते हो कि मुझे इतने साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, करवाते हुए, तो फिर वो अपने अल्फाज वापस लेने पे मजबूर हो जाते हैं। जिम में बहुत सारे ट्रेनर हम ऐसे भी देखते हैं वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होते हैं, पता नहीं लगता कि ये बॉडी बिल्डर होंगे, मगर वो अच्छी एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। और आप ये बता रहे हैं कि आपने अपने आप को भी उस तरह डिस्प्ले करना है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या वजह है कि वो क्यों ऐसे होते हैं? उसकी रीज़न ये होती है, देखें वो अपने उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। अगर कोई स्लिम स्मार्ट है बट आप अगर उसको
शर्ट उतार के देखेंगे तो उसकी भी मस्कुलर बॉडी है, लाजमी नहीं है। लेकिन जो दो चीज़ों, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग नहीं है हमारे उसमें। बॉडी बिल्डिंग टोटली फील्ड ही चेंज हो जाती है, ठीक है। जो फिटनेस है, फिट बंदा तो वही है जिसने अपने आप को फिट रखा हुआ है, चाहे वो लीन है चाहे वो हेल्दी है, ठीक है। अब जितने भी क्लाइंट्स हमारे जिम में आते हैं वो बेसिकली फिट होने के लिए आते हैं, वो बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं आते। गोल फिटनेस है। गोल फिटनेस है। घर में ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। घर में ट्रेनिंग में आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते इतने, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। स्टार्ट में तो आप 2-3 दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। चलें कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं, 1 घंटे बाद कर लूँगा या शाम में कर लूँगा, अगर सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, या कल कर लूँगा। तो कल करते 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 फिर आप छोड़ देते हैं। जिम का एटलीस्ट ये होता है, एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ होता है कि आप जाते हैं, आपका दिल नहीं भी कर रहा होता तो आप वहाँ जाके लोगों को देख के जो है वो स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट करना। अब बल्कि कल की बात है, कल एक क्लाइंट आए हैं, रैंडम जिम के क्लाइंट थे, वो ऐसे ही घूम रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? कहते हैं मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेडमिल कर लूँ। 1 घंटे बाद जब वो मुझसे मिले तो वो बिल्कुल ना एग्जॉस्ट हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी 1 घंटा आपने ट्रेडमिल किया? कहते नहीं, मैं 10 मिनट ट्रेडमिल किया, फिर मैंने वर्कआउट कर लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जिम में आके वर्कआउट करें। एक एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। गलत ट्रेनिंग के नुकसानात क्या होते हैं? गलत ट्रेनिंग के नुकसान, सबसे पहले तो आपका मसल ख़राब होता है, आपकी इंजरी हो सकती है जॉइंट्स की। और जो मेन चीज़ तो ये है कि जो आपकी अगर इंजरी हो गई तो आप जिस गोल को अचीव करने के लिए आप आए हैं वही नहीं हो सकेगा, आप बेड पे चले जाएंगे। अच्छा, जो जिम कोचिंग है ना, कोचिंग किसी भी चीज़ की है वो लग्जरी है। अब कोई भी आपका ये इस वक्त प्रोग्राम देख रहा होगा तो उसका दिल करेगा यार कि मैं भी जाके कोचिंग की सर्विसेज लूँ, मगर ये लग्जरी है, अफोर्ड कैसे हर कोई करे इसको? देखें, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें इस चीज़ को। अगर आप अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 महीने या 1 साल बाद आपको उसका रिजल्ट भी तो निकल के मिल रहा है ना। तो वो ये चीज़ अगर हम फ्यूचर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर तो ये चीज़ हमें बिल्कुल थोड़ी लगती है, अगर हम कैलकुलेट करें इसको उसमें। अगर आप अभी ये देखेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जब आप अपने आप को फिट नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता आपको कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी, उसके लिए फिर आप डॉक्टर के पास भी तो जाएंगे, और आप जो मेडिकेशन करेंगे वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो बेहतर है कि बीमारी से पहले इलाज कर लें। जो यंगस्टर्स इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं इसमें, वो क्या करें? देखें, सबसे पहले तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अच्छा ट्रांसफॉर्म करें, नेचुरल ट्रांसफॉर्म करें, सीखें, अपने सीनियर से सीखें, डिस्कस करें, पूछें। और जो अगर सोशल मीडिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है आप बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। देखिए, सारी रील्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी फेक भी बनाई जाती हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 15 दिन में या 20 दिन वाली वो वाली तो किसी उसमें काउंट नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप, और अगर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बेहतर तो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस पे एक नए बंदे को कैसे पता लगेगा कि ये ऑथेंटिक वीडियो है या नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है उस फील्ड में। तो सर्टिफिकेशन कैसे होती हैं? सही, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होती हैं, इंटरनेशनल होती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कंपनीज जो करवा रही हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, और वो ऑनलाइन ही होती हैं सारी। इसकी कोई प्रैक्टिकली मतलब फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होती, अभी शुरू हुई हैं, ये रिसेंटली 1-1.5 साल हुआ है, उससे पहले नहीं थी। वो भी ये कि 3 to 6 डेज़ की क्लास होती है, उसके बाद बाकी सारा आपने ऑनलाइन ही पढ़ना होता है। तो इसका तरीका क्या है? सर्टिफिकेशन में कैसे जाएंगे? क्या उसका उनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है? सर, वो प्रॉपर आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ठीक है, फिर असाइनमेंट्स होती हैं, फिर वो असेस करते हैं आपको, और फिर आपको वो आगे सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेशन मिलती है उसके बाद आप किसी भी जिम में जाके किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। वो आपको बेसिकली आपके पास एक डिग्री आ गई, क्योंकि इसकी जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की डिग्री है वो तो बहुत लंबी डिग्री बनती है, तकरीबन 3 to 4 ईयर्स की डिग्री है, और वो हर बंदा नहीं करता। तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप सर्टिफिकेशन कर लें। वो आपको ये कि अगर आपने
किसी दूसरे मुल्क में जाना है, वहाँ पे भी आप जाके जो है वो उसको दिखा के आप जॉब कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन कितने अरसे की होती है? 6 मंथ्स, 3 to 6 6 मंथ्स, मंथ 3 3 to to 6 6 मंथ्स, मंथ्स। हाँ जी। जो टेन्योर उसका 3 to 6 होता है, अब वो आपके ऊपर है कि आप अगर साल में कंप्लीट करते हैं, इट्स ये तो सारा अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, आपने ट्रेनिंग कर ली, या आप अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और कितने क्लाइंट्स को आप एक दिन में सर्व कर सकते हैं? फिर देखें, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो सोशल मीडिया से आते हैं, कुछ जिम से आते हैं, ठीक है। जब मेरी प्रेजेंस है जिम में, तो लोग, जो मैं ट्रेन करा रहा होता हूँ, तो मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे जो जिम के रैंडम होते हैं, वो आके पूछते हैं कि यार आप हमें ट्रेन कर सकते हैं, आपके पास स्लॉट अवेलेबल है। और मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग अप्रोच करते हैं, गूगल के थ्रू भी लोग अप्रोच करते हैं। मैं मोस्टली ग्रुप ट्रेन करवा रहा होता हूँ, ठीक है। अब उसमें अफोर्डेबिलिटी की बात जो आपने पहले की थी ना, वो भी आती है। देखिए, अगर 1-to-1 ट्रेनिंग है, उसकी डेफिनेटली उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं 30-40 मिनट एक ही क्लाइंट को दूंगा, तो मैं उस हिसाब से ही उनको चार्ज करूँगा, क्योंकि बेसिकली मुझे अपना स्किल के साथ साथ अपना टाइम भी सेल करना है। अब अगर उसी टाइम में 2-3 या 4 क्लाइंट हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्लाइंट के लिए भी ईज़ी होता है उसको लेना, क्योंकि उसमें 3 या 4 लोग उसी एक टाइम पे जो है एंटरटेन हो रहे हैं। और मुझे इशू नहीं है, मैं तो 10 लोगों को, मैंने 12 लोगों को भी एट अ टाइम ट्रेन किया हुआ है। तो एक दिन में कितने घंटे आप करते हैं? वैसे देखा जाए तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कोई 11 to 12 आवर्स बनते हैं। 11 to 12 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब एग्जॉस्ट नहीं हो जाते? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदा थक जाता है ना। बिल्कुल थक जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कम करने की, 7 to 8 आवर्स पे लेकर आऊँगा। तो आपके पास तो सोशल मीडिया से लोग आ गए, जिम से भी आ गए, अब नया आने वाला बंदा है तो उसको तो अभी सोशल प्रोफाइल नहीं बनी होगी ना, तो उसको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे? उसके लिए सबसे पहले देखें, मुझे भी एकदम से तो मैंने नहीं क्लाइंट्स आना शुरू हो गए ना, मुझे भी, मैंने जो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो थी, वैसे जो वीडियोस होती थी उस समय सब डालता था उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। वो फिर आगे ग्रो करता जाता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, आप साथ साथ वीडियोस बनाना शुरू करें, आप जो कुछ आपने सीखा वो बताएं लोगों को, तो उन्हीं को देख के लोग आना शुरू हो जाते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, डीएम्स करते हैं, आप उनको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि यार अगर मैंने कोई मैसेज किया है तो मुझे उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड आ गया। हर लेकिन बंदा लेकिन रिस्पॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि वो उसके फ़ायदे का हो। हर बंदा वीडियो नहीं बना सकता, कैमरा शाई होता है, वो क्या करेगा? वो क्या करे, वो फिर ये है कि आप उसमें जो हमारी स्टैटिक पोस्ट होती हैं वो भी डाल सकते हैं, और अपनी वैसे वीडियोस भी तो बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने बोलना है कुछ, आप अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसकी वीडियो बना के डाल सकते हैं, अपनी पिक्चर्स डाल सकते हैं। तो वो शर्मा जाए कैमरे के आगे, नहीं यार एक्सरसाइज करनी मैं कर सकता, फिर? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कैसे नहीं, करेंगे? तो फिर क्या सोशल मीडिया ही सिर्फ एक सोर्स है क्लाइंट लेने का? नहीं, सोशल मीडिया, देखें, इसमें आपकी अपनी पीआर भी आती है कि आपके सोशल लिंक्स अपने वैसे कैसे हैं, आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी सोशल गैदरिंग किस तरह की है, आप उसके थ्रू भी आप अप्रोच करवा सकते हैं क्लाइंट्स को। तो लाजिम तो नहीं है कि एक बंदा जो है वो अच्छा ट्रेनर बन गया तो अब वो सेल्स पर्सन भी हो, ये लेकिन- सेलिंग टेक्निक्स आ देखिए, गई हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। जब आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं ना, तो आप 20% ट्रेनर हैं और 80% सेल्समैन हैं, जो कि हर ट्रेनर के लिए बहुत मुश्किल पार्ट है, ठीक है। मैं मतलब मेरे आज तक जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, 80-90% लोग इसी चीज़ पे आके होते हैं कि यार ये वाला पार्ट हमें सबसे बुरा लगता है कि मुझे अपने आप को सेल करना है, 80% मुझे सेल्समैन बनना है। वो सेल्समैन बनना ज़रूरी है और वो सीखना पड़ता है, उसके बगैर तो फिर आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्लाइंट आ गया, किसी के रेफरेंस से आ गया, जिम ने आपको दे दिया क्लाइंट, बट आप पहले उसको कंसल्ट करेंगे। जब आप उसको कंसल्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्लाइंट आपके साथ आगे कंटिन्यू ही नहीं करेगा। जिम ट्रेनर की कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है, ये जॉब भी नहीं है, ये बिज़नेस भी नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर किसी का ना एक जहन होता है कि मैंने एक महीने का 1 लाख रुपया कमाना है या 2 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये तो हवाई रोज़ी भी लगती है कि क्लाइंट आएंगे चले जाएंगे, किसी महीने 10 क्लाइंट होंगे, किसी महीने 5 क्लाइंट होंगे, किसी महीने 2 होंगे, किसी Yes. महीने 20 होंगे। तो ये तो डिस्टर्बिंग भी है ना थोड़ा सा। बिल्कुल डिस्टर्बिंग है। और इसमें ऐसा होता है, अब जिस तरह मैंने हमेशा फ्रीलांस काम किया है, तो मुझे किसी भी जिम ने कभी भी कुछ पे नहीं किया, इवन मैं ही जिम को पे करता हूँ, जो भी कमीशन, जो भी क्लाइंट, मैं उनकी फैसिलिटी यूज़ कर रहा हूँ उसका।
लेकिन अब ये है, ट्रेंड आ गया है कि जिम जो है वो अपने ट्रेनर्स हायर करते हैं सैलरी पे, और उसके साथ इंसेंटिव देते हैं। तो जिम अच्छी सैलरीज पे कर। अच्छी स्टार्टिंग में, अभी देखें डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर तो आप बिगनर हैं, मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ, तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सा कम पे करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते जाते हैं। अभी बहुत सारे जिम ऐसे भी हैं इवन इस्लामाबाद में जो बहुत अच्छा पे कर रहे हैं अपने ट्रेनर्स को। यानी कि जो ट्रेनर्स हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं जो Yes, जिम सैलरी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के लिए ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ए जिम ट्रेनर कि वो आएँ और इस फील्ड को चूज़ करें। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल है, करना चाहिए। उसमें ये होता है कि आप खुद भी फिट रहते हैं, आपकी फैमिली भी फिट रहती है, और आपके जो सराउंडिंग में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे मोटिवेट हो रहे होते हैं। अब खाली अब अगर आप अपने आप को देख के करेंगे तो उसमें तो मैं कहता हूँ कि फिर आप कभी भी नहीं चल सकते। आपको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलें, अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके चलें, उनको भी मोटिवेट करें। वो आपको देख के आना शुरू, अभी नहीं आएंगे तो चलें 6 महीने बाद आ जाएंगे कि यार आएंगे, लेकिन आपको देख के ही आएंगे। कितने परसेंट लोग हैं अगर आप सीनियर्स के साथ रहते हैं उनसे पूछते हैं आज से 10 साल पहले 20 साल पहले लोग ज़्यादा ट्रेनिंग की सर्विसेज ले रहे थे या अभी ज़्यादा लेना शुरू हुए हैं? नहीं, ये ट्रेंड ही अभी आया है, और ये बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे तो फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता था। मतलब हम लोग नहीं देते थे, इस तरफ ध्यान ही नहीं करते थे। ये कोविड के बाद जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, लोगों के पोस्चर्स ख़राब होना शुरू हुए, खाते थे और बैठ के काम करते थे, वेट गेन होना शुरू, उसके बाद से फिर ये जिम की तरफ लोग आना, अपनी फिटनेस की तरफ लोगों ने जो है वो ध्यान देना शुरू किया है, और उसके बाद से ही ये जो ट्रेनिंग फील्ड है ये ज़्यादा उसी के पास बूस्ट हुई है। यानी कि कोविड के बाद काफ़ी बिजनेसेस जो हैं वो बड़े हैं तो उसमें जिम का रेवेन्यू भी बढ़ा है और एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। बिल्कुल बिल्कुल निकली। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी पहले इतना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिटनेस ट्रेनर्स की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि वो ट्रेनर हायर करते हैं। चाहे मतलब मेरे पास ऐसा भी अभी भी एक क्लाइंट ऐसे हैं जिनको सारी ट्रेनिंग आती है, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं गलती करूँगा तो आप मुझे बचा लेंगे वहाँ से। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं बिल्कुल है, जो कि ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या हैं? एक तो है कि जिम में आपने ये काम करना है, एज ए ट्रेनर आपने ज्वाइन करना है, तो एक ऑप्शन तो आपके पास मौजूद है कि जिम में आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, आप ऑनलाइन ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। आप घर पे जाके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, जिसको होम ट्रेनिंग्स बोलते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ यही चल रही हैं, तो ये 3 ऑप्शंस ही बनती हैं बेसिकली। ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग और घर जाकर होम ट्रेनिंग से होती है। होम ट्रेनिंग्स। तो होम ट्रेनिंग में तो लोगों के पास सारे मसा वो क्या उसे कहते हैं इक्विपमेंट सारा नहीं नहीं, होता देखें है। जो होम ट्रेनिंग ऑफर कर रहा होता है उनके पास मोस्टली जो है इक्विपमेंट होता है घर पे। मतलब एटलीस्ट इतना इक्विपमेंट होता है कि वो घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत सारी रीजंस होती हैं जो वो जिम नहीं आ सकते, या तो इसलिए वो ट्रेनर को घर पे ही बुला लेते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? सर ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी ये, उसमें बेसिकली कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो क्लाइंट खुद अरेंज करते हैं, ठीक है। और वो मोस्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो आप यहाँ नहीं, आप दूसरे कंट्रीज़ में ही दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास इक्विपमेंट में मतलब छोटे डंबल्स, प्लेट्स वगैरह, रॉड्स वगैरह होते हैं, रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, और बॉडी वेट एक्सरसाइज वैसे मोस्टली यूज़ होती हैं उसमें। आप जिम के लोगों को भी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं वो उस वक्त जिम में जाके भी आपकी सर्विसेज यूज़ होता कर ऐसे सकते है हैं। कि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जा सकते, जिम दूर है, या उनका टाइम इस तरह का बन रहा है कि वो अपने काम के बीच में ही 15, 20, 30 मिनट निकाल रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो उनके पास वही स्पेस बचती है जहाँ पे वो काम करें, वहीं पर ही वो वर्कआउट कर लें। तो वो मोस्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो वाली होती है। वैसे मैं तो खुद प्रेफर करता हूँ कि अगर जिम चले जाएँ तो वहाँ पे जाके ट्रेन करें। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको हर तरह का क्लाइंट मिलेगा ना, आपको वो भी मिलेगा कि जो जिम नहीं जा सकता, वो भी मिलेगा जो कि जिम जा सकता है, और वो भी मिलेगा जो बहुत ज़्यादा टाइम दे सकता है। ऐसे ही तो अपॉर्चुनिटी इसमें किस तरह से निकलेगी? यानी कि जिसने ट्रेनिंग करवानी है, जिसने ट्रेनिंग लेनी है, उस तक अब पहुंचने का क्या तरीकाकार है ऑनलाइन ट्रेनिंग में?
सो ऑनलाइन ट्रेनिंग तक पहुंचने का तरीक़ाकार यही है कि आपका जो सोशल मीडिया है वही आपको हेल्प करता है। यही इस वक्त एक इस वक्त यही एक अपॉर्चुनिटी है और तो कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेनिंग कम है या ज़्यादा है? अब थोड़ा सा हो रहा है, अब आ रही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हायर कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आना भी ज़रूरी है? इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं जो हमें हायर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बाहर से भी पाकिस्तानी लोग? एग्जैक्टली, क्योंकि देखें अब उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो एक ट्रस्ट इशू भी आता है, ठीक है, तो जब हम दूसरे किसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम जब एक तो ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, दूसरा चार्जेस इशू भी हैं। हम लोग अभी भी थोड़े से सस्ते हैं बाहर की निस्बत, अगर देखा जाए तो हमारे चार्जेस ज़रा कम है। अच्छा, वही लोग जो बाहर से आपकी सर्विसेज लेते हैं वो आपको कम पे करते हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनर ज़्यादा एक्सपेंसिव? एग्जैक्टली, अगर वो बेसिकली होता है उसमें ये है ना कि पर सेशन चार्ज किया जाता है, तो वो अगर पर सेशन $100 चार्ज कर रहे हैं तो हम वही पर सेशन $20 to $30 चार्ज कर रहे होते हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। बिल्कुल है, और मैं तो कहता हूँ कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जाएं। और इसमें होता है कि आप भी बाउंड नहीं हैं, आप गाड़ी में बैठ के ट्रेन कर सकते हैं, आप घर बैठ के ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो गाइड करना है ना, आपने इक्विपमेंट तो नहीं दिखाना उनको। बहुत सारे पाकिस्तान में मेडिकल में लोग आते हैं कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, जो अपनी डेंटल सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं, इसीलिए कि पाकिस्तान में कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे इस चीज़ के ज़्यादा पैसे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर जिम ट्रेनर की ट्रेनिंग ले लेते हैं और आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं, और फिर ऑनलाइन तो अनलिमिटेड वर्ल्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। इवन इंडिया हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। इंडिया के जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, हमारे लोगों से ज़्यादा हमारे पैसे लोगों से चार्ज। ज़्यादा। यस, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पैसे कम चार्ज करते हैं और मार्केट ज़्यादा बड़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें उसमें होता ये है कि ये बेसिकली ना हमारा एक माइंडसेट है कि हम अगर हमें सर्विसेज मिल रही हैं तो हम बार्गेन करना शुरू कर देते हैं कि इतना कर दें, कम कर दें, कम कर दें। उसमें करते करते आप एक जगह पे आके स्टक जब होते हो तो एक बंदे के बजाय 2 या 3 बंदों को भी रेकमेंड कर देते हो साथ में। तो बात तो वहीं आ जाती है कि आपने अगर एक टाइम पे एक बंदे को ट्रेन किया या उसी टाइम पे 3 लोगों को इकट्ठा आप ट्रेन कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके पास उतने ही पैसे आ रहे हैं। ये जिम ट्रेनर की अपॉर्चुनिटी जो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए या सिर्फ मेल के लिए? नहीं, दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए, बल्कि फीमेल के लिए तो ज़्यादा अच्छा है कि वो इस फील्ड में आएँ। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ फीमेल ट्रेनर्स हैं ही बहुत कम। मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता कि आपने अपना फेस शो करना है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे अगर नहीं आना चाहती, क्योंकि मोस्टली जिम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई ट्रेनर हम हायर कर रहे हैं तो उसको हम सोशल मीडिया पे भी लेकर आएँ। बहुत सारी ऐसी ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ जो नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे कमा रही हैं और अच्छा चार्ज कर रही हैं, और क्लाइंट्स देते हैं पैसे उनको। बेसिकली तो क्लाइंट आपको आपके स्किल के पैसे दे रहा है, ठीक है, आपके फेस के पैसे तो नहीं दे रहा। फीमेल ट्रेनर जो है ऑनलाइन फीमेल को ट्रेनिंग दे सकती है? नहीं, मेल्स को भी दे रही हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी फीमेल ट्रेनर्स हैं जो मेल फीमेल दोनों को ट्रेन कर रही हैं। डिपेंड्स ऑन हर चॉइस के उसमें Exactly, मेल को बिल्कुल। देनी है ट्रेनिंग या फीमेल को देनी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उनके ऊपर है। और बल्कि उसमें तो अच्छी बात यह है कि क्लाइंट ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता और कोई उल्टी सीधी बात नहीं करता बहुत सारी, क्योंकि एज अ मेल ट्रेनर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं क्लाइंट के साथ जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फीमेल के साथ क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहता है। दूसरा ये है कि अब फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो घर में ही बैठी हुई हैं, और अगर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हैं और ऑनलाइन पाकिस्तान से बाहर जो ख़वातीन हैं या मेल हैं उनको वो ट्रेनिंग देती हैं, तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठ के ही वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। बिल्कुल, घर में बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसे ही। जब क्लाइंट चला जाता है तो आपका बजट डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल होता है। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज ये चीज़ को ना हम लोग को लेके चलना पड़ता है, सोच दिमाग में रख के चलना पड़ता है कि इस के ऊपर हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है, कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। तो हमें पता होता है कि यार इस लाइन ने जाना है तो उसका ऑल्टरनेट हमें पहले से ही अरेंज करना होता है क्लाइंट, तो हम अरेंज करके रखते हैं पहले से। क्लाइंट के साथ फीस कैसे तय करते हैं? ये आपने बड़ा जो है वो ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से।
देखिए मोस्टली अगर मेरी बात करें तो मेरे तो चार्जेस फिक्स हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे उनको बता देता हूँ कि आप मेरे ये चार्जेस हैं, इसमें आपको ये इतनी ये सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। तो वो ज़ाहिर बात है, बार्गेन करना जो है वो तो हम पे फ़र्ज़ है, बार्गेन तो करते हैं सब लोग। लेकिन फिर इसमें ये भी होता है कि अगर आप उनको अपनी क्वालिटीज़ बताएं, उनको बताएं कि जी मैं ये इतने इससे नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको आपका जो गोल है वो इस टाइम में अचीव होगा, ये उसको प्रॉपर अगर काउंसिल करते हैं तो क्लाइंट पे करता है। क्योंकि सेल्स में ये होता है कि अगर आपसे बार्गेनिंग में अगला बंदा ये कह रहा है ना आप ऐसे कम करें, तो आप उसको बेनिफिट्स बताएं। डेफिनेटली। तो आप भी अपने उसको बेनिफिट्स बताते हैं कि अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। मगर इस पेशे को हम ये कह सकते हैं कि ये एक मुस्तहकम आमदनी दे सकता है, कांस्टेंट इनकम दे सकता है, या हवाई रोज़ी है? ये इसको हम दोनों तरह से ले सकते हैं। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो इसको किस तरह लेके चलता है, ठीक है। अब देखें, मेरा ये पैशन है और प्रोफेशन बन गया, ठीक है। तो अगर आप इसको वो पैशन अगर आप सारी ज़िंदगी रखेंगे ना इसमें, तो फिर तो आप इसको कांस्टेंट उसमें लेके चल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। पैशन और प्रोफेशन दोनों का होना दोनों ज़रूरी का है। होना ज़रूरी है। जितना आप पैशनेट होंगे उतना आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, उतना अच्छा आप डिलीवर कर सकेंगे। देखें, ये हवाई रोज़ी है, ठीक है। आज क्लाइंट है, कल नहीं है, तो कल अगर नहीं है तो उसका पहले से बैकअप आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्लाइंट आएगा, मुझे क्लाइंट लेकर आना है, किस तरह लेकर आना है, किस टाइम स्लॉट में लेकर आना है। तो बेसिकली ये चीज़, और ये एक तरह से मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है। हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं इसके ऊपर कि क्लाइंट नहीं होगा, क्लाइंट को हमने जो है वो अरेंज करना है, क्लाइंट को किसी तरह से लेकर आना है। पुराने क्लाइंट्स को भी हम बाज़-औक़ात जो है वो इसी वजह से करते हैं टच के यार आप आएँ, ट्रेन करें, क्योंकि वो मोस्टली हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी आती है इस चीज़ में कि हमारे गोल अचीव हो गया, हम घर चले गए, घर जाके हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। फिर 2-3-4 महीने बाद फिर उसी कंडीशन में वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो खाने का सिस्टम है वो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। हमने वर्कआउट भी छोड़ दिया, या तो आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं वर्कआउट छोड़ने के बाद, डाइट कंट्रोल होती नहीं है, फिर वह उसी कंडीशन में वापस चले जाते हैं जिसमें आप फर्स्ट डे आते हो। तो इसलिए भी उनको वापस लेकर आना ज़रूरी होता है। लेकिन इस पे सबसे मेन चीज़ जो आपका क्वेश्चन था उस पर अगर आएँ तो अपने आप को इस चीज़ के ऊपर ना एक लाइन, मतलब आप कह लें कि एक स्ट्रेट लाइन में रखना है आपने कि यार मेरा ये बजट है, मैंने इस बजट को मेंटेन करना है जैसे भी किया जाए। क्रिएटिवली अगर आप मैनेज करें तो ये एक अच्छी फील्ड है बहुत अच्छी फील्ड है कि आप जितने भी लोगों को ट्रेन करना चाहें, आपने अगर 30-35 मिनट एक बंदे को देने हैं तो आप 8 घंटे या 10 घंटे में चंद लोगों को दे सकते हैं। मगर आप ग्रुप्स बना के ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों को उसी टाइम के अंदर ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप कितने ज़्यादा पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट हैं, कितनी ज़्यादा सेलिंग स्किल है आपके पास। सिर्फ़ और सिर्फ जिम की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना काफ़ी नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट होना काफ़ी नहीं है। यू नीड टू बी अ डायनेमिक पर्सन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो फिर आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब मुझे अगर अपने आप को सेल करना नहीं आएगा तो मैं सेल कैसे आपको क्लाइंट बनाऊंगा। और कंटिन्यूस ग्रो करने वाली फील्ड है कि आपने अपने आप को ग्रूम करते रहना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करनी है, फिटनेस में भी रहना है। यस, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं आपकी। दोनों चीज़ें साथ हैं तो विद द टाइम टू टाइम आप काफ़ी गेन करते जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई थिंक इट्स ए गुड फील्ड। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आने का, हमें बताने का, हमारे व्यूवर्स को बताने का इस एक नई फील्ड के बारे में। एक नया कैरियर है जो कि आपने बताया कि कोविड के बाद से ये पाकिस्तान में ज़्यादा शुरू हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तक के लिए इतना ही। एक अच्छी फील्ड है, काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिली, जानने को मिली, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे पहले इस फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। अहमद साहब के साथ बात करके पता चला। याद रखें कि सेहत एक नेमत है, और अगर आप दूसरों की सेहत के लिए काम करते हैं तो ये एक अच्छी इबादत भी है। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए अल्लाह निगहबान।